एनालाइज द गिवन बीम यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी है। क्या है कि ऐसा पोर्टल फ्रेम हमेशा आपको एग्जाम में दिया रहता है, उसका एनालिसिस करना मतलब क्या, शॉर्ट में समझाता हूँ। यहाँ पे आपको फिक्स सपोर्ट दिख रहा है, इधर एक इन सपोर्ट दिख रहा है, तो इनके रिएक्शंस निकालना और फिक्स सपोर्ट पे एक मूवमेंट आ रही है, वो मूवमेंट निकालना मतलब एनालिसिस है। तो वो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल वे में बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छी तरीके से समझ भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोनों चीज़ें करोगे इसी भरोसे के साथ ये सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला स्टेप होता है, जब भी आपको पोर्टल फ्रेम को एनालाइज करने के लिए बोलते हैं ना, तो इसका स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालिए। स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है ds इज इक्वल टू r माइनस ई माइनस ए। ये आपने पहले भी देखा हुआ है, ये आपको पहले चैप्टर में हो गया है। अब देखिए रिएक्शंस कितने हैं इसमें, देखिए फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शन, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और तीसरा मूवमेंट, ऐसे 3। हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे रिएक्शन आते हैं। तो 3 2 5 माइनस, अब इसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ मूवमेंट। तो तीनों इक्वेशन को माइनस किया। ए मतलब एडिशनल क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। वो कब आएंगे, जब एक आध पॉइंट पे हिंज रहेगा। हिंज अगर दिया आपको इंटरनल हिंज, तो उसके साथ साथ एडिशनल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी बढ़ जाते हैं। वो कभी आएगा तो बता देंगे कि कैसे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये पहले चैप्टर में बताया है ए कैसे आता है। ओके, तो हमें स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी मिली 2। इसका मतलब होता है कि भाई साहब आपने जो भी स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया ना, इसमें 2 रिडंडेंट है। 2 रिडंडेंट है, इसका मतलब क्या कि आपके पास 2 ऐसे कंपोनेंट है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है और इधर 3 आपके पास अननोन है, तो निकल सकते हैं 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो ये 3 निकल सकते हैं, या फिर इन 5 में से कोई भी 3 निकल सकते हैं। बट 2 ऐसे रिएक्शन रहेंगे जो आपको पता नहीं चलेंगे, उसको हम रिडंडेंट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको मानते हैं रिडंडेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 और ये रिडंडेंट 2, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट असाइन करना। तो जितनी रिडंडेंसी या ds है, उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस को क्या करो, कोऑर्डिनेट दे दो। अगर यहाँ पे 3 आता ना, तो मैं यहाँ पे 1 2 और इन तीनों में से एक को और एक नंबर देता हूँ। ये पहला टास्क कंप्लीट। अब जैसे ही आपको ये पहला टास्क कंप्लीट होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े आराम से समझाऊंगा, चाहे कितना भी लेंदी वीडियो हो जाए, पर इसमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। सेकेंड टास्क है कि यही डायग्राम आप ड्रॉ करो सिमिलरली यहाँ पे। अब कैसे ड्रॉ करना है ये भी बता देता हूँ। देखिए ये सपोर्ट एज इट इज, लोड जो है 100 का एज इट इज, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर। ए बी लोड एज इट इज शायद 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है, लिखा। ओके, फिर नेमिंग दे दो ए बी सी डी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, डायग्राम एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बट जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो हटा दो पहले डायग्राम में। बाकी सब चीजें निकाल दी, खाली 1 2 जो कोऑर्डिनेट है उसको हटा दिया। तो ये जो डायग्राम बनेगा ना आपका, ये होगा विथ लोड वाला एम डायग्राम। अब इसका फायदा क्या है, क्या चीज में यूज होता है, आगे जाके समझेंगे मैं इसको, ठीक है। अब दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ करो, शायद आपको यूनिट लोड मेथड की याद आ जाए। अभी यूनिट लोड मेथड जिन्होंने अच्छी तरीके से किया है वो लोग बोलेंगे सर ये न्यूमेरिकल तो हलवा न्यूमेरिकल है। सच्ची बोल रहा हूँ,
ये आपको हलवा न्यूमेरिकल लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम एज इट इज ड्रॉ करो, ठीक है। अब खाली जो कोऑर्डिनेट 1 है उसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ करना, 1 किलो न्यूटन। बाकी तो पॉइंट एज इट इज, ए बी सी डी, एक्चुअली यहाँ पे भी एक पॉइंट है ई, या लिखा नहीं है हमने, इधर लिख देता हूँ ई, गॉट इट, एज इट इज। एक्सटर्नल लोडिंग को हटा के खाली 1 यूनिट लोड यहाँ पे लिख दिया। हम सेम चीज करते थे यूनिट लोड मेथड में। पहला डायग्राम हो गया। अब दूसरी डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। अब शायद आप समझदार हो गए हो, नहीं, पहले से ही समझदार हो, बट समझ गए होंगे कि अब क्या करना है। अब भी देखिए, पहला कोऑर्डिनेट के साथ ये डायग्राम जैसे बनाया वैसे दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ ये डायग्राम बना देते। इधर 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड, बाकी पॉइंट जो थे एज इट इज, बी सी डी, दैट्स इट। शायद आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये सब होने के बाद ठीक है, इसको M1 बोलते हैं क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या किया है, बनाया है इसको, और इसको बोलते हैं M2। अब इसके बाद आपको पता है टेबल आने वाला है। कौन सा टेबल? वही टेबल जो आपने यूनिट लोड मेथड में यूज किया था। पहला पोर्शन उसमें कॉलम था रीजन। देखिए दोस्तों, आपको समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सबको समझेगा। इसकी एश्योरिटी जब हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। रीजन, फिर ओरिजिन, फिर उसके बाद लिमिट, फिर उसके बाद कैपिटल M, मतलब इस डायग्राम पर सेक्शंस लेके जो मूवमेंट लेते थे ना, वो वाली चीज। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा इसको जगह छोड़ देते हैं, इसके मूवमेंट्स यानी M1, और आखिरी डायग्राम के मूवमेंट्स M2। ठीक है, ऐसा एक प्यारा सा टेबल बना दिया। अब करना क्या है, देखिए दोस्तों, हर एक सेक्शन को कंसिडर करना है और आपको उसके मूवमेंट कंसिडर कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे ना आपको फिक्स सपोर्ट दिख रहा है। अब कई लोग इसको रिएक्शन कैलकुलेट करके फिर इधर से चालू करते हैं, जैसे कि ए को ओरिजिन माना, इधर से सेक्शन लेके इधर का कैलकुलेशन में। बट हम क्या कर रहे हैं, मेहनत रिड्यूस कर रहे हैं। ये साइड देखिए जरा खाली खाली दिख रहा है, राइट साइड वाला। ये जो फिक्स सपोर्ट है इसको कभी कैलकुलेशन में आने ही नहीं देंगे। कैसे? पहला पोर्शन डीसी सिलेक्ट करो, रीजन डीसी, ओरिजिन मानो डी। अब डी को ओरिजिन माना है तो ऑब्वियसली डी से लेके एक्स डिस्टेंस पे आपको एक सेक्शन लेना है एक्स एक्स, और वहां पे मोमेंट निकालनी है। देखिए ओरिजिन के साइड का ही सारा सिस्टम आपको कैलकुलेशन में लेना है। तो इधर का सिस्टम देखा तो इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो एम डायग्राम में मोमेंट का कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो। हाँ, उससे पहले लिमिट लिखते हैं, डी टू सी स्पैन 4 है तो 0 to 4 आ जाएगा। परफेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। M1 के लिए अभी बिना सोचे सेक्शन तो इधर ही लेना पड़ेगा, एक्स एक्स, ये डिस्टेंस रहेगा इसका x बरोबर। अब इस पॉइंट को ये लोड क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए +1 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, दैट्स इट। अब आगे यहाँ पे भी सेक्शन लिया, बट इस सेम पॉइंट से ही ये 1 किलो न्यूटन पास होगा। समझ रहे हो, मोमेंट निकालने के लिए फोर्स के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती, बट यहाँ पे 1 किलो न्यूटन सीधा उसी पॉइंट से पास हो रहा है, 0 हो जाएगा। M2 का वैल्यू 0। कितना सुकून वाला कैलकुलेशन है, और इसको 10-10, 12-12 मार्क्स देते हैं मेरे भाई। हाँ, कितना आसान बना के रखा है इंजीनियरिंग, बहुत। अब DC हो गया, CB की तरफ जाते हैं। देखिए नजरिया बदलना पड़ेगा। पहले कहो तो ये कि ये सब आसान है, मुझे आएगा, मैं कर सकता हूँ, तो आधा काम वहीं पे डन होता है। बाकी आगे गलती होगी तो सुधारेंगे, चलेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही सब आता है, आपको भी आता है। आपके पास कोई सॉल्यूशन मेथड अलग हो बता देना, ठीक है। CB के लिए हमने C को क्या किया, ओरिजिन माना। क्यों? क्योंकि C से आप इधर तक
x डिस्टेंस पे x सेक्शन लोगे तो ये कैलकुलेशन में प्ले आएगा। बट अगर b को ओरिजिन माना तो इधर से x डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा और ओरिजिन की तरफ का पोर्शन कैलकुलेशन में आएगा, तो ये आएगा, इसको नहीं लेना है। इसके लिए हमेशा राइट साइड का ही ओरिजिन हम ले रहे हैं। गॉट इट, वेरी गुड। C को ओरिजिन माना, C to B स्पैन 0 to 4, गॉट इट, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, ऐसा x सेक्शन C को ओरिजिन माना है तो C से इसका डिस्टेंस x कर लेते हैं। मोमेंट का कैलकुलेशन फॉर M डायग्राम। इधर तो कोई फोर्स नहीं है, ये देखिए 20 का यूडीएल है इनटू, अब यूडीएल का पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। कैसे करते हैं, यूडीएल इंटेंसिटी इनटू स्पैन, स्पैन x का है 20x, ये हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में। अब ये पॉइंट लोड x के सेंटर पे लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/2 होगा, x/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 2 10 20, 10 इंटू x मतलब 10x²। अब ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ये यूडीएल क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, इसके लिए प्लस। परफेक्ट। बढ़ो आगे M1 की डायग्राम पे। सेक्शन यहाँ पे, डिस्टेंस ये रहेगा x। अब ये फोर्स ऐसा जा रहा है और ये पॉइंट इधर है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए पहले तो मैं प्लस लिखूंगा, फोर्स 1। अब इस 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा मतलब 4 मीटर, क्योंकि ये पूरा 4 है ना, ये पूरा 4 है तो 4 लिखा। सेकंड डायग्राम में चलते हैं, ये इधर आ गए, ये डिस्टेंस x। अब राइट साइड को देखा जाए तो एक ही फोर्स है जो 1 किलो न्यूटन ऐसा जा रहा है, तो इस पॉइंट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -1 इंटू इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी जा रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। परफेक्ट। इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हो तो और भी अच्छा लगता है जब कोई आंसर हमें मिलता है ना परफेक्टली, तो और अच्छा लगता है। अब CB के बाद याद रखना यहाँ पे E पॉइंट है, BE, इसको कंसिडर करो इस सेक्शन को, नहीं तो डायरेक्टली BA पे जाओगे, गलत हो जाएगा। मैं खुद जब ये प्रैक्टिस कर रहा था ना न्यूमेरिकल, तो मैंने ये BE पोर्शन लिया ही नहीं, डायरेक्टली BA पे चला गया, तो उससे गलत हुआ था। तो अब BE पोर्शन सिलेक्ट किया, ऑब्वियसली B को हम मानेंगे ओरिजिन। अब लिमिट देखिए इसका 0 to 2 हो गया। अब सेक्शन आएगा यहाँ पे और ये डिस्टेंस x, आपको मूवमेंट कहाँ पे लेनी है, इस पॉइंट पे। तो अब देखिए 20 इंटू 4 80, ऐसा एक पॉइंट लोड एक्ट होगा। अब ये पॉइंट लोड ऐसा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए, ये पूरे फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यूडीएल पूरे स्पैन पे 20, इसका स्पैन 4 का है, ये 4 मीटर, 24 जा 80, ये एक्ट होगा सेंटर पे, मतलब इधर डिस्टेंस रहेगा 2, ये पॉइंट और ये पॉइंट लोड दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, यानी 80 का पॉइंट लोड इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज, इसके लिए +80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मतलब 160। खुश हो गया कैलकुलेशन। सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं, ये डिस्टेंस रहेगा x। अब राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे है आपका फोर्स, तो इमेजिन करिए इतना ही पोर्शन है आपका, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसको पुश करोगे ना तो ऐसी, ये फ्रेम जो है ना ऐसी घूमेगी, मतलब क्लॉकवाइज। ये पॉइंट की कंपैरिजन में इसको अच्छे से देखना, तो क्लॉकवाइज घूमेगी, इसके लिए प्लस फोर्स है 1 और 1 ऐसा जा रहा है, ये देखिए ऐसा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन इससे मिल रहा है ए फिक्स सपोर्ट के साथ। और आपको डिस्टेंस फिर चाहिए रहेगा कौन सा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए रहेगा। ये कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, यस वही होगा। ये पूरा x है इधर तक, बट पूरे की बात करें तो ये 4 है, तो 4 में से x निकाल दो, मतलब 4 - x। ये डिस्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका
फोर्स इधर जा रहे हैं तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो 4 - x तो हो गया। तो ये सारी चीजें हटा देता हूँ इधर से जो मैंने समझने के लिए ड्रॉ की थी। परफेक्ट। लास्ट का डायग्राम M2, इधर x आ रहा है, इधर से ये x डिस्टेंस पे। अब देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस फोर्स है 1 और इस 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मतलब पूरा का पूरा, और ये स्पैन है 4, तो इंटू 4 हो जाएगा। दैट्स इट। ये बस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बकायदा मैं हर टाइम पे लाइन ऑफ एक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा हूँ। चाहे थोड़ा समझ जाने दो, कंटाला मत करो। अगला यानी आखिरी पोर्शन बचा है मेरे दोस्त, ई ए। इसके लिए भी ओरिजिन ई ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ई से एक्स इधर लेंगे तो ये साइड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट ए को ओरिजिन माना तो इधर आपको सेक्शन लेके इधर का जो रिएक्शन है ना वो निकाला नहीं है हमने, तो ये रिएक्शन का कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए हम ई को ओरिजिन मान रहे हैं। खुश। फिर ए टू ई का स्पैन 0 to 2 है। अब हम दिखा देते हैं यहाँ पे एक सेक्शन x है जो कि E से x डिस्टेंस पे है। राइट। अब देखते हैं इस M डायग्राम में मूवमेंट कैसे आएगा। पॉइंट आपका इधर है, पहला फोर्स 100 इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये देखिए क्लॉकवाइज, इधर है ना ये सेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो +100 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है 100x। फिर उसके बाद यहाँ पे एक यूडियल है, इस पॉइंट को ये भी क्या करेगा क्लॉकवाइज, इधर पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट लोड लगेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके लिए प्लस इस यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्जन कैसे, 20 इंटू स्पैन 4 80 का लोड इंटू ये बीच में एक्ट होगा। इसके लिए इस पॉइंट से यहाँ तक 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 मीटर कैसे, पूरा 4 है तो बीच में एक्ट होने के कारण 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं, 100x + 160। गॉट इट? परफेक्ट। अभी हम M1 के एनालिसिस पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। ये देखिए E पॉइंट से ओरिजिन है ना, तो x डिस्टेंस भी E से ही लेना। अब राइट साइड का कैलकुलेशन आएगा इधर का, क्यों? क्योंकि E ओरिजिन है और उस साइड का फ्रेम कंसिडर करते हैं। ओके, एक ही फोर्स है, देख रहे हो ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है कुछ इस प्रकार। तो अभी ये जो फोर्स है इस पॉइंट को जहाँ पे मूवमेंट ले रहे हैं हम, है ना, इसको कैसे घुमाएगा। देखिए ये पोर्शन अगर फोर्स ऐसा हिट कर रहा है तो ये फ्रेम क्लॉकवाइज घूम रही है, इसके लिए +1 ये फोर्स है इनटू इस फोर्स का ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे आएगा देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये तो x है तो बचा हुआ ये मिलेगा, 2 में से x माइनस करना पड़ेगा, 2 - x। गॉट इट? परफेक्ट। DCCBBEA डन। लास्ट का ही सेक्शन है। अब ये आखिरी वाली चीज, इधर से इधर तक x डिस्टेंस, ये फोर्स है, ये तो ऐसा जा रहा है, आप मोमेंट यहाँ पे निकाल रहे हो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा स्पैन, बट ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -1 इंटू 4, दैट्स इट, -4 है ये। परफेक्ट। हमने क्या किया, ये टेबल पूरी जिम्मेदारी से हर एक पॉइंट को समझते समझते ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट रहेगा दिल खोल के डाउट्स पूछिए, कोई इशू नहीं है, अगले लेक्चर में उसको हम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब देखिए एक बार ये बन गया ना, काम बड़ा आसान है। ये बनने के बाद आपको कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन बनाने हैं। कौन से? कॉम्पैटिबिलिटी। बट उससे पहले तो हम क्या करेंगे,
इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जो कुछ इस प्रकार था, डेल्टा, लास्ट सम में भी देखा है हमने। अब दो अननोन है तो 2/2 का क्या बनेगा, मैट्रिक्स। ये देखिए 1/2, तो 2/2 का मतलब F11, F12, F21, F22। ये खाली लिखता हूँ रेफरेंस के लिए। अब देखिए, इससे बनाना है आपको कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन जिससे ये आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स पता चले, जहाँ पे आपने 1 किलोन्यूटन अज्यूम किया, तो ये हॉरिजॉन्टल के अगर कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन बना रहे हो तो डिफ्लेक्शन एट डी, हॉरिजॉन्टल के लिए H इज इक्वल टू, अब देखिए कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे बनाना है। अब DH निकाल रहे हो तो इसको हमने M1 डायग्राम बोला है, तो यहाँ पे ना डेल 10 आएगा, ये सफिक्स में रहता है। ये कैसे निकालना है ये बताऊंगा मैं। ये डेल्टा H जो है, इसके लिए आपने M1 डायग्राम किया था, इसके लिए डेल 10 लिखो। अब वर्टिकल के लिए भी एक कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिखना है ना, डिफ्लेक्शन एट डी वर्टिकली, ये वर्टिकली कितना आया फोर्स ये भी तो निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। अब हॉरिजॉन्टल के लिए M1 डायग्राम था तो 10 लिखा। अब ये तो M2 डायग्राम है तो इधर हम लिखेंगे डेल 20, ओके। फिर प्लस F11, ये पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल जो है इसको F11 इंटू x1 करो, प्लस F12 x2। सिंपल। पहले के लिए जो पहला इक्वेशन है मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए F11 x1 प्लस F22 x2, इसके लिए देखिए प्लस दूसरे इक्वेशन 2 से स्टार्ट होने वाला F21 इंटू x1 प्लस F22 इंटू x2, दैट्स इट। 2 इक्वेशन लिखे हमने कॉम्पैटिबिलिटी के। अब करना क्या है, इस इक्वेशन में डेल 10, F11, F12 ये जो है इसको लिखना है। एक्चुअली इसको F10 बोल सकते हो आप, ठीक है, डेल 10 ये रखो क्योंकि नोटेशंस हर बुक में अलग है। अब ये डेल 10 और F11 जो है इसका नोटेशन बुक में क्या लिया है एक बार देखता हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने डेल ही लिया है सब जगह पर, क्या किया है, डेल ही लिया है। बट लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेक्सिबिलिटी का मैट्रिक्स F11 वगैरह ऐसा कुछ लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, इधर F लिखता हूँ, खाली नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ओके, बाकी कुछ नहीं। अब ये F10, F11, F12 ये सब चीज़ें निकालते हैं कैसे, पहला F10 का नंबर लगाते। F10 कैसे निकालेंगे, लिमिट 0 टू L का इंटीग्रेशन F1 मतलब M1 और 0 के लिए कैपिटल M, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। इतना सिंपल रखिए चीज को। 1 बोले तो M1 का मूवमेंट और 0 बोले तो कैपिटल M का मूवमेंट। तो कैसे होगा, देखिए पहला सेक्शन 0 to 4 है, बट उसमें M का वैल्यू 0 है मतलब वो पूरा 0 होगा तो लिखते ही नहीं है। दूसरा सेक्शन 0 to 4 है, M का वैल्यू 10x² इंटू M1 का वैल्यू, एक्चुअली इसको ऐसा लिखे क्या, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं, आगे पीछे लिखा तो चलता है। 10x², M1 का वैल्यू 4 क्योंकि 4 1 जा 4 ही होता है, डन, डिवाइडेड बाय EI प्लस तीसरा 0 to 2 लिमिट, M का वैल्यू 160 और M1 का वैल्यू 4 - x डिवाइडेड बाय EI
dx प्लस तीसरा सेक्शन 0 to 2 m का वैल्यू उसके लिए 100x प्लस 160 ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरा m1 2 माइनस x, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय ई आई इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब आंसर निकालने के लिए कैल्शियम में ये इंटीग्रेशन को पुट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो देख लीजिए कैसे करना है। 10x² इंटीग्रेशन में पुट करना है, लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर में देखा है। 10 इंटू एक्स की जगह अल्फा एक्स उसका स्क्वायर इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट अब पुट करो 0 to 4। ये सब कैलकुलेट किया है मैंने, मैं आंसर देख के लिखता हूँ ताकि हमारा समय थोड़ा सा बचा जाए। 2266.66 2266 अपॉन ई आई, ये इसका फाइनल आंसर है F10 का। जैसे F10 निकला F20 भी निकाल लेते हैं। F20 लिखना कैसे इसको, वही फॉर्मूला 0 to L, ये देखिए 2 के लिए स्मॉल m2 इंटू 0 के लिए कैपिटल M डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स। सिंपल चीज, करते कैलकुलेशन। पहला सेक्शन 0 to 4, इसमें m का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन छोड़ देते हैं। दूसरा रीजन देखो, यहाँ पे 0 to 4 है, m का वैल्यू 10x² इंटू, अब m1 छोड़ो m2 पे जाओ, माइनस x डिवाइडेड बाय ई आई डी एक्स प्लस अगला 0 to 2 है, उसमें m का वैल्यू 160, m2 का वैल्यू -4, मतलब इंटू -4। ये वैल्यू ब्रैकेट में एज इट इज पुट करना, कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतना इजी है और रिपीटेटिव कैलकुलेशन है तो आपको आना ही चाहिए। dx प्लस, आगे चलते हैं लास्ट के इस पे 0 to 2 m का वैल्यू 100x प्लस 160 इंटू दूसरे ब्रैकेट में -4, क्योंकि ये m2 का वैल्यू है ना, वो लिखा, डिवाइडेड बाय ई आई। तो सबके लिए सेम है तो डायरेक्टली ई आई लिखो dx। इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन आप लोग करना, कुछ डिफरेंस आ रहा हो तो बता देना, मैं डायरेक्टली इधर से आंसर लिखता हूँ क्योंकि बहुत समय जाता है उसके लिए। -4000 ई आई, -4000 ई आई, -4000 डिवाइडेड बाय ई आई। गॉट इट, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, ये मिला ये मिला, अब F11 के पीछे पड़ता है। F11 एक्चुअली ऐसा करना चाहिए था, एक इक्वेशन के लगातार निकालने चाहिए थे अपने F1 2 वगैरह, और फिर इसके, खैर हमने निकाल कर रखा है तो एज इट इज रखते हैं। अभी F11 के लिए जाते हैं। F11 इसका क्या है, 0 to L, 1 1 डबल आ रहा है ना, तो स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m1 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स। सिंपल फॉर्मूला। करना क्या है, ये देखिए m1 पहले रीजन के लिए 0 to 4, m1 की वैल्यू x और एक बार x इंटू x² डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स प्लस दूसरा रीजन 0 to 4, उसके लिए m1 का वैल्यू 4 है, 4 दो बार आएगा मतलब 16 डिवाइडेड बाय ई आई डी एक्स प्लस तीसरा रीजन 0 to 2 और m1 इसके लिए है 4 माइनस x, ये खाली दो बार आएगा ना m1 इंटू m1, तो इसको डायरेक्टली स्क्वायर लिखता हूँ डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स प्लस अब आखिरी 0 to 2 m1 का वैल्यू है 2 माइनस x, ये दो बार आएगा इसके लिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई इज इक्वल टू, इसका आंसर पता कर लेते हैं।
तो इसका आंसर कितना आया था चेक कर लेता हूँ। वन 106.67 106.67 डिवाइडेड बाय ई आई। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, पेन बहुत ही फेंट लिख रहा है, समय तो लगता है दोस्तों, ये थोड़े सम्स लेंदी लग रहे हैं, तो इसके लिए समय तो लगेगा। कैप क्यों नहीं खुल रहा है? ठीक है, खुल गया। तो अब थोड़ा सा आप भी ब्रेक ले लेना, पानी भी नहीं पी लीजिए, तब तक अपना काम हो जाएगा। हो भी गया, ठीक है। F11 मिल गया। अब F12 के लिए जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ इसमें से रफ करना पड़ेगा, तभी जाके ये कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को हटा देता हूँ, अभी जगह नहीं है ना अपने पास, तो ये क्वेश्चन डायग्राम को हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, इनका काम तो हो चुका है ना। F12 क्या रहेगा फॉर्मूला? 0 to L M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय EI विथ रिस्पेक्ट टू X। पहला पोर्शन 0 to 4, M2 का वैल्यू एक्चुअली 0 है, तो M2 इधर 0 पुट करेंगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आने वाला है। तो पहला सेक्शन छोड़ दो, दूसरे से शुरू करते हैं। दूसरे का लिमिट 0 to 4, उसके लिए M1 है 4 और M2 माइनस एक्स, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई EI dx प्लस तीसरा सेक्शन 0 से लेके 2 तक है ना, यहाँ तक आए थे। M1 है इसका 4 माइनस एक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा M2 माइनस 4 अपॉन EI इंटू dx। ये भी रफ करना पड़ेगा, बली तो ये दो भी डायग्राम के देनी पड़ेगी। दे देते हैं, इनका काम तो हो गया है, फिनिश, डन। प्लस आखिरी वाला सेक्शन 0 to 2 यही बचा था, तो 0 to 2 ये आखिरी वाला सेक्शन M1 है 2 माइनस एक्स और M2 है माइनस 4, करेक्ट लिख दिया। इज इक्वल टू, कैलकुलेशन में देख के ही लिखता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, आप लोग बता देना वैसे। डेल्टा 12 ये आया है माइनस 64 अपॉन EI, माइनस 64 अपॉन EI, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए F10 हो गया है, F11 यहीं पे हो गया है, F12 भी हो गया, F20 निकाल लिया। F21 और F12 एक जैसा ही होता है, आपने 2 को 1 से क्या मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से 2 को क्या किया, सेम ही रहेगा। तो ये F21 इज इक्वल टू सेम वैल्यू रहेगा। तो बचा क्या हमारे पास, खाली F22 निकालना, निकाल लेते हैं। F22 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L, 2 बार 2 है मतलब M2 इंटू M2, अरे M2 का स्क्वायर ही हो जाएगा नहीं, डिवाइडेड बाय EI इंटू dx इज इक्वल टू। अब पहला सेक्शन ये देखिए 0 ही है M2, पहला सेक्शन छोड़ दो, दूसरे से शुरू करो। 0 to 4 M2 का वैल्यू माइनस एक्स है, इसका करेंगे स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय EI प्लस तीसरा सेक्शन 0 से लेके 2 तक, उसके लिए M2 का वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI dx प्लस आखिरी सेक्शन 0 to 2, इसके लिए M2 का वैल्यू माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। कर लेते कैलकुलेशन, तो इसका आएगा वैल्यू F22 का
क्योंकि पहले से वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है ना, तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आपका समय जाए। 85.33 अपॉन ई आई। सो दैट्स इट। आपको सब वैल्यूज मिले ना, तो करना क्या है सिंपली, अब देखिए ये जो इक्वेशंस है ना, इनमें वैल्यूज पुट करने हैं। F10 कितना है, 2266.66, ओके, प्लस ये ई आई जो है ना हर एक टर्म में है, तो वो कॉमन एंड में लिख देंगे, प्लस F11 कितना है 106.67, तो 106.67 ये रहा x1 के साथ, x1 की जगह x1, प्लस F22 कितना है, सॉरी F12 है ये, F12 का वैल्यू -64 है, -64 इंटू x2, गॉट इट। अब इसको ना थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्चुअली ये पहले से ही ना इज इक्वल टू 0 रहता है, तो ये इधर भी इज इक्वल टू 0 रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए जगह नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं ना, ये 226.66 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेगा। 106.67 x1, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 64 x2 इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाके माइनस 2266.67, इक्वेशन नंबर 1 बोलते इसको, ठीक है। अब जो आपका पहला वाला था डेल्टा डी फॉर वर्टिकल क्या था, F20 प्लस F21 x1 प्लस F22 x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से रफ करके नीचे लिखा बस, और कुछ नहीं किया। F20 का वैल्यू कितना है, ये हटा देते इधर से, F20 अभी लिखा था -4000 है, -4000, ई आई को बाद में लिखेंगे एंड में, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई कॉमन निकाल के उधर भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, वो 0 होने वाला है, -4000 प्लस F21 की वैल्यू -64 इंटू x1 प्लस F22 की वैल्यू 85.33 x2 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में सब में जो ए आई है ना, ये कॉमन निकाल के उधर भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई वो 0 होगा। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये -4000 इज इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो +4000 होगा, बचेगा क्या इधर, माइनस प्लस इंटू माइनस, -64 x1 और ये प्लस 85.33 x2, तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसे आपके पास है 5 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे 2/2 का इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 के कोएफिशिएंट, पहला 106.67 इज इक्वल टू, दूसरा है -64 इज इक्वल टू, और सी का वैल्यू -2266.67। अब आता है सेकेंड इक्वेशन पे, कोएफिशिएंट है -64, दूसरा है 85.33, तीसरा है 4000, तो इसके आंसर मिल जाते हैं 12.50। आंसर सही है क्या चेक कर लेता हूँ, हाँ सही आ रहे हैं आंसर। अब ये x का मतलब क्या है पता है, x का मतलब है आपका डेल्टा डी एच, मतलब वो डायग्राम तो रफ कर दिया मैंने, इधर लिखता हूँ डेल्टा डी एच। अब सीक्वेंस आप थोड़ा सही से लगा देना, जगह नहीं था
तो मैंने कहीं पे भी लिखा है, तो मेरे साथ सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि कौन से इक्वेशन के बाद क्या आ रहा है। ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद इधर लिख रहा हूँ। ये x मतलब है 12.50 किलो न्यूटन। जो आपका ओरिजिनल डायग्राम था ना, वो एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, तो अच्छे से समझ जाओगे। किधर ड्रॉ करूं, इधर एंड में करता हूं। ये फिक्स सपोर्ट था, इधर एक वर्टिकल था, इधर हॉरिजॉन्टल। ये जो था ना डेल्टा डी एच, ये आया 12.50। ये पॉजिटिव में आंसर आया, इसका मतलब ऐसे ही एरो उसका सही है। फिर उसके बाद और एक बार प्रेस करोगे इज इक्वल टू, तो 56.25 मिलेगा। 56.25 मतलब डेल्टा डीवी का वैल्यू 56.25। ये जो है ना 56.25 किलो न्यूटन, ये आंसर मिल गया बरोबर। अब ये आंसर मिलने के बाद और एक टास्क है आपके पास, वो आखिरी टास्क है। बहुत लेंदी हो गया वीडियो मुझे पता है, बट अंजाम तो देना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल को। ये जो है डायग्राम में लोडिंग दिया था, ये 100 था, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर। अगर जगह प्रॉपर होता ना अपने पास पूरा बड़ा बोर्ड, तो हो जाता है एक साथ, बट अभी दोबारा ड्रॉ करना पड़ा मेरे को, कोई इश्यू नहीं। तो आपको ये दो कंपोनेंट तो मिले, पहले बोला था मैंने एनालिसिस करना मतलब सब रिएक्शन को निकालना। अब बचा क्या है पार्ट, ये देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये रिएक्शन, ये तीन चीजें बची है। तो ये निकालने के लिए ये डायग्राम का यूज कर सकते हो। कैसे, अभी ये दो वैल्यू तो पता चल गए हैं बरोबर, ये वैल्यू पता चल गए हैं, तो आपको एक मिनट क्लियर करता हूँ कल से, तो इनका यूज करके ये निकाल सकते हो। कैसे बता देता हूँ, देखिए समेशन एफ एक्स यूज करो, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, राइट में जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट में आने वाले। तो राइट में ये एच ए वी ए एम ए, राइट में कौन जा रहा है एच ए, और कौन जा रहा है 100 प्लस 100, और कोई है क्या हॉरिजॉन्टल राइट में जाने वाला, नहीं, इज इक्वल टू लेफ्ट में आने वाला। लेफ्ट में कौन आ रहा है 12.50। अब क्या होगा 100 उधर जाके माइनस होगा, मतलब 12.50 माइनस 100 ये करेंगे तो आंसर माइनस 87.5 मिलेगा। एच ए इज इक्वल टू माइनस 87.5 किलो न्यूटन। आंसर माइनस में आया, इसका मतलब एच ए राइट में नहीं लेफ्ट में जाएगा, इसको प्लस करो, दैट्स इट। फिर समेशन एफ वाई का यूज करके आप ना ये वी ए निकाल सकते हो। कैसे, ऊपर जाने वाले फोर्सेस वी ए प्लस 56.25, और कोई ऊपर जा रहा है फोर्स नहीं जा रहा है। फिर नीचे आने वाला फोर्स 24 जा 80, तो वी ए मिल जाएगा आपको, ये उधर जाके माइनस होगा 80 माइनस 56.25 23.75। तो ये आंसर कितना मिला 23.75, प्लस में आया, इसका मतलब वी ए का डायरेक्शन सेम है। तो कुछ इस तरीके से वी ए एच ए तो मिल गया। अब खाली बचा है कि मोमेंट एट ए निकालो। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ऐसा ओरिजिन मान के ए पे मोमेंट निकालना चालू कर देते हैं। अब पहला फोर्स है 100, ए पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस 100 इंटू 2, ठीक है, ए पे मोमेंट निकाल रहे हैं ना, इधर लिखता हूं मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 100 इंटू 2, फिर ये है 24 जा 80, सेंटर पे एक्ट होगा, ए पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस 80 इंटू 80 तो सेंटर पे एक्ट हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो कितना लंबा हो गया हमें भी नहीं पता है। फिर ये वाला फोर्स DH तो आगे बढ़ के इसी पॉइंट से पास होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला
फर्क डाल देगा। कौन सा? 56.25। ये इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस 56.25 इंटू ये ऐसा जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मतलब 4। इसका कैलकुलेशन करिए, आपको मिल जाएगा मोमेंट एट ए। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना कितना आ रहा है आंसर। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, जो बहुत लेंदी था बट आसान तरीके से समझा दिया है। अगर समझ गए हो तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।